हेलो फ्रेंड्स, विजेश बायोलॉजी में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन देखो बात कर रहे थे इम्यूनोलॉजी की सीरीज के अंदर कि एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं और एंटीबॉडीज़ को अपन किस बेसिस पर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कितने टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, ये किससे मिलकर के बनी हुई होती हैं, यानी कि इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होता है। आज अपन बात करने वाले हैं कि पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ का अपनी बॉडी के अंदर काम क्या होता है। हमने डिफरेंट 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ के बारे में बात की थी, उनकी कांस्टेंट रीजन या उसकी हैवी चेन है उसके बेसिस पे हमने उसको रिकॉग्नाइज किया था कि पर्टिकुलर हैवी चेन के बेसिस पर आप एंटीबॉडी को बड़ी आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अब 5 टाइप की बॉडीज होती हैं, वो लगभग रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा कर सकती हैं, यानी कि पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम है वो डेवलप कर सकती हैं लगभग। और एंटीबॉडी जो है वो किसका टाइप होती है? एक्वायर्ड इम्यून रेस्पॉन्स का, यानी कि बच्चे के पैदा होने के बाद में क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। यह मदर से ट्रांसफ़र नहीं होती। हालांकि एक एक्सेप्शन होता है आईजीजी एंटीबॉडी का, जो मदर से ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अपन सबसे पहली एंटीबॉडी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? आईजीजी एंटीबॉडी की। आईजीजी एंटीबॉडी क्या होती है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी इज अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी, यानी यह एक टाइप की एंटीबॉडी है रिप्रेजेंटिंग अप्रोक्सीमेटली 75% ऑफ सीरम एंटीबॉडीज, यानी कि सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाई जाने वाली एंटीबॉडी जो है वो आईजीजी एंटीबॉडी। ये कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो सबसे ज़्यादा यानी कि 75% सीरम एंटीबॉडीज जो हैं वो कौन सी होती है? आईजीजी। बाकी जो 25% बचा हुआ है वो 4 टाइप की एंटीबॉडीज़ को मिलता है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी कौन सी होती हैं? 75% आईजीजी एंटीबॉडीज होती हैं। आईजीजी इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंटीबॉडी फाउंड इन ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि लगभग एंटीबॉडी जो होती है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही आपको देखने को मिलती हैं लगभग। आईजीजी मॉलिक्यूल्स आर क्रिएटेड एंड रिलीज्ड बाई प्लाज्मा बी सेल्स। जैसा कि हमने बात की थी कि जो बी सेल होती है वो 2 टाइप की सेल्स के अंदर डिवाइड होती है, एक तो प्लाज्मा सेल्स और एक मेमोरी सेल्स। जो एंटीबॉडीज़ बनाने का काम जो मोस्ट ऑफ कौन सी होती हैं? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में प्लाज्मा बी सेल्स ही करती हैं, और प्लाज्मा बी सेल्स ही सभी टाइप की एंटीबॉडीज़ का सिंथेसिस करती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आईजीएम एंटीबॉडी का सिंथेसाइज होता है। ईच आईजीजी एंटीबॉडी हैज़ 2 पैराटोप्स, यानी कि प्रत्येक आईजीजी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको 2 पैराटोप दिखाई देंगे। अब एपिटोप एंड पैराटोप के बारे में तो आपने कभी सुना ही होगा। एपिटोप का मतलब क्या होता है कि एंटीजन की वह साइट जो एंटीबॉडी से बाइंड होती है वो उसकी क्या कहलाती है? एपिटोप साइट कहलाती है। यानी कि एंटीजन के ऊपर कोई ना कोई साइट होती होगी जिसके ऊपर क्या बाइंड होती है? एंटीबॉडी बाइंड होती है। जहां मन चाहा वहां पर एंटीबॉडी बाइंड नहीं हो सकती, पर्टिकुलर साइट पर ही एंटीबॉडी बाइंड होती है। तो जहां पर एंटीबॉडी बाइंड होती है एंटीजन के ऊपर, तो एंटीजन की वह साइट क्या कहलाती है? एपिटोप कहलाती है। दूसरे शब्दों में आप बात करो कि एंटीबॉडी की वह साइट जहां पर एंटीजन बाइंड होता है वह उसकी क्या कहलाती है? पैराटोप। यानी कि मान लो ये यहाँ पर एंटीजन बाइंड हो रहा है एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर, या फिर कोई एंटीजन यहाँ पर बाइंड हो रहा है, तो ये उसकी क्या कहलाती हैं? पैराटोप्स कहलाती हैं। या फिर इसको सीडीआर भी बोलते हैं। सीडीआर रीजन जो होता है वो और भी ज़्यादा स्पेसिफिक रीजन होता है, यानी पैराटोप का भी स्पेसिफिक रीजन कौन सा होता है? सीडीआर रीजन, जहाँ पर एंटीजन बाइंड होता है। तो यहाँ पर आईजीजी एंटीबॉडी होती है वो मोनोमर होती है, और मोनोमर के अंदर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 2 साइट ऐसी होती हैं जहाँ पर एंटीजन बाइंड हो सकता है, यानी कि 2 उसके ऊपर क्या होते हैं? पैराटोप बाइंड होते हैं। दूसरा इसके अंदर ध्यान रखना कि आईजीजी एंटीबॉडी जो होती है वो स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी एंटीबॉडी, सबसे छोटी साइज की एंटीबॉडी कौन सी होती है? आईजीजी एंटीबॉडी। दूसरा इसके अंदर आप देखो कि यह प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती हैं। प्लेसेंटा को क्रॉस करने का मतलब ये होता है कि मदर से फीटस या मदर से चाइल्ड के अंदर इस एंटीबॉडी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अब नॉर्मली तो देखिए अपन क्या बोलते हैं कि वह इम्यून सिस्टम जो मदर से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है उसको अपन इन्नेट इम्यून सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, जो एनवायरमेंटल कंडीशंस से मिलता है जिसके अंदर एंटीबॉडी बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। यहाँ पर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा उल्टा है, यानी कि एंटीबॉडी है इसका मतलब है एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट है, लेकिन यही एंटीबॉडी किससे ट्रांसफ़र हो रही है? मदर से फीटस के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम जो होते हैं वो दोनों कोऑपरेटिवली काम करते हैं, दोनों साथ में मिलजुल करके काम करते हैं। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि यह एंटीबॉडी होते हुए भी कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है? मदर से ट्रांसफ़र हो रही है,
न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर आपको ये एंटीबॉडी देखने को मिल सकती है, और न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर ये एंटीबॉडी देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब ये कहाँ से आई है, मदर से ट्रांसफर होके आई है। दूसरा आप देखिए कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेशन। कॉम्प्लीमेंट पाथ एक्टिवेशन फिर से बात करें तो यह एक इनेट इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो कि फैगोसाइटोसिस, एक प्रकार का फैगोसाइटोसिस, इसका काम करने का तरीका मैक्रोफेज से अलग होता है, लेकिन यूँ समझिए कि एंटीजन को नष्ट करने का काम करता है, वायरस या बैक्टीरियाज को नष्ट करने का काम किसमें किया जाता है, कॉम्प्लीमेंट पाथ के अंदर काम किया जाता है। और कॉम्प्लीमेंट पाथ को एक्टिवेशन करने का काम जो होते हैं वो IgG और IgM एंटीबॉडी करती हैं, दोनों ही करती हैं। यहाँ पर मैंने आपको IgG के अंदर ये बात बताई, IgM के अंदर फिर से बताऊंगा कि कॉम्प्लीमेंट पाथ को एक्टिवेट करने का काम जो है वो दोनों करती हैं, IgG और IgM एंटीबॉडी। दूसरा इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखते हो कि यह मदर से ट्रांसफर हो रही है, कॉम्प्लीमेंट पाथ को एक्टिवेशन कर रही है, स्मॉलेस्ट टाइप की एंटीबॉडी होती है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन के अंदर पाई जाने वाली एंटीबॉडी होती है। अब देखिए एक होता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग होता है, जिसको अपन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो भी IgG एंटीबॉडी की वजह से ही होती है। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का क्या मतलब होता है, देखिए जब RH नेगेटिव माता होती है, RH पॉजिटिव पिता होता है, उनके जब कोई बच्चा होता है तो बच्चा अगर RH पॉजिटिव हो गया, यानी कि एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, RH नेगेटिव तो कौन है, माता, RH पॉजिटिव कौन है, पिता, और इनके जो बच्चा हुआ है वो मान लो क्या हो गया, RH पॉजिटिव हो गया। अब RH पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब माता की बॉडी के अंदर, मदर की बॉडी के अंदर क्या बन रहा है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेंगी, क्योंकि RH नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके अंदर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है। अब RH पॉजिटिव हो गया तो ये एंटीजन एंटर कर गया और इसके खिलाफ क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी बन जाएंगी। यानी कि ये जो फर्स्ट बच्चा पैदा हुआ है यह खुद तो पैदा हो गया, लेकिन माता की बॉडी के अंदर क्या बना के आ गया, एंटीबॉडी बना के आ गया। अब प्रॉब्लम कहाँ होगी, जब सेकेंड टाइम बच्चा होगा और वह अगर RH नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसके खिलाफ माता के शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है और वह उस बच्चे के बॉडी के अंदर एंटर कर जाती हैं और उस बच्चे की सेकंड टाइम की जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के अंदर फर्स्ट टाइम पर किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा नहीं होता, बच्चा बड़ी आसानी से पैदा हो सकता है, उसकी ज़िंदगी के ऊपर कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जो सेकेंड टाइम का बेबी है वह पैदा होगा तो उसके ऊपर क्या बन सकती हैं, एंटीबॉडी बन सकती है और उस बच्चे की डेथ हो सकती है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस डिजीज, जिसके अंदर क्या होता है कि सेकेंड टाइम बेबी की डेथ हो जाती है। पहले के टाइम में ऐसा होता था, आजकल हालांकि मेडिकल सिस्टम काफ़ी डेवलप हो गया, टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो गई है, तो बच्चे की डेथ नहीं होने दी जाती है। यहाँ पर इम्यूनो सप्रेशन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। इम्यूनो सप्रेशन के इंजेक्शन देने की वजह से जो इम्यून सिस्टम फीमेल की बॉडी के अंदर एक्टिव था वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाता है, बच्चे की बॉडी के अंदर भी इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को बचाया जा सकता है मेडिकल सिस्टम की वजह से। पहले क्या हो जाती थी, डेथ हो सकती थी। तो यह जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का काम, यानी कि फीमेल की बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का काम किसने किया, IgG एंटीबॉडी ने। यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस क्या होता है, सेकेंड टाइम पे जो बच्चा हो रहा है RH फैक्टर की वजह से अगर एंटीबॉडी बन के सेकेंड टाइम बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जो कि किसकी वजह से होता है, IgG एंटीबॉडी की वजह से। तो इस प्रकार से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप की एंटीबॉडी कौन सी होती है, IgG एंटीबॉडी। जितनी भी बातें बताई हैं वो मिनिमम बातें ही आपको एक तरह से बताई हैं, सभी चीज़ें हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना। दूसरे टाइप की एंटीबॉडी आती है वो होती है IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी की खास बात होती है कि ये पेंटामर होती है। इसके अलावा सबसे लार्ज साइज की एंटीबॉडी होती है। IgG तो सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी थी, IgM है वो लार्ज साइज की एंटीबॉडी होती है। तो देखिए IgM इज वन ऑफ सेवरल आइसोटाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, यानी कि बहुत टाइप के इसके आइसोटाइप्स होते हैं, ऑल्सो नाउन एज इम्यूनोग्लोबुलिन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय वर्टिब्रेट्स। IgM इज द लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सबसे बड़ी एंटीबॉडी होती है, एंड इट इज़ द फर्स्ट एंटीबॉडी टू अपीयर इन द रेस्पॉन्स टू इनिशियल एक्सपोजर ऑफ टू एन एंटीजन।
यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं वो सबसे पहले किस टाइप की एंटीबॉडी बनाती हैं, IgM एंटीबॉडी बनाती हैं। उसके बाद में क्लास स्विचिंग होकर क्या बनती है, नेक्स्ट टाइप की एंटीबॉडीज बनती हैं। क्लास स्विचिंग का काम जो होता है वो B सेल्स और T सेल्स करती हैं, जिसके अंदर कुछ केमिकल सिक्रेशन होता है, जिसके रेस्पॉन्स में क्या बनती हैं, डिफरेंट टाइप की IG मॉलिक्यूल्स, यानी IgM के अलावा जो चारों टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं उनका सिंथेसिस होता है। तो क्लास स्विचिंग का काम है वो T सेल्स और B सेल्स जो हैं वो कंबाइंडली मिल करके करती हैं, यानी B सेल्स ही काम करती हैं। और B सेल्स के अंदर भी कौन सी सेल्स, प्लाज्मा सेल्स। लेकिन इनका काम करने का तरीका स्पेसिफिक होता है, देखेंगे अपन अलग से वीडियो के अंदर कि क्लास स्विचिंग कैसे होता है और IgM की सिग्नलिंग से अदर टाइप की एंटीबॉडीज कैसे बन सकती हैं। तो IgM एंटीबॉडी है वो एग्लूटिनेशन एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर सकती हैं, यानी कि आप जब एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड होती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, एग्लूटिनेशन हो सकता है या प्रेसिपिटेशन हो सकता है, जिसकी वजह से एंटीजन की डेथ होती है। जैसे कि आप ब्लड ग्रुपिंग करते हो, ब्लड ग्रुप की जांच करते हो, तो वहाँ पर भी क्या होता है, एग्लूटिनेशन होता है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि इस टाइप का एंटीजन प्रेजेंट है और उस एंटीजन के बेसिस पर आप क्या रिकॉग्नाइज करते हो, ब्लड ग्रुप को रिकॉग्नाइजेशन करते हो। शायद आपको पता होगा कि प्रत्येक ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन होता है। जैसे कि मान लो आपको मैं बोलूँ कि ब्लड ग्रुप ए के अंदर कौन सा एंटीजन होता है, तो आप बताओगे एन एसिटाइल गैलेक्टोजेमिन। मैं आपको बोलूँ ब्लड ग्रुप बी के अंदर कौन सा एंटीजन होता है, आप बोलोगे गैलेक्टोज। मैं आपको बोलूँ कि ब्लड ग्रुप ए बी के अंदर कौन सा एंटीजन होता है, तो दोनों ही टाइप के एंटीजन होते हैं, एन एसिटाइल गैलेक्टोजेमिन और गैलेक्टोज। और मैं आपको बोलूँ कि ब्लड ग्रुप ओ के अंदर कौन सा एंटीजन होता है, तो आप क्या बताओगे कि उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीजन नहीं होता। और एंटीजन नहीं होता है तो इसका मतलब ब्लड ग्रुप ओ को आप कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके खिलाफ एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी। तो ये बातें हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो ब्लड ग्रुप भी किसके बेसिस पर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, एंटीजन के बेसिस पर ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसके खिलाफ आप क्या डालते हो, ऊपर से सीरम के फॉर्म में जो केमिकल डालते हो वो एंटीबॉडी डालते हो, जहां से क्या हो जाता है, एग्लूटिनेशन हो जाता है अगर वो चीज़ है तो। और अगर वो चीज़ नहीं है तो एग्लूटिनेशन नहीं होता, जिस प्रकार से आप ब्लड ग्रुप को बड़ी आसानी से जांच कर लेते हो। इसके अलावा IgM जो है वो B सेल रिसेप्टर के फॉर्म में काम करती है, यानी कि दो एंटीबॉडी ऐसी होती हैं IgM और IgD, ये दोनों के दोनों क्या काम कर सकती हैं, B सेल रिसेप्टर के फॉर्म में काम कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट पाथवे के बारे में बताया कि IgG और IgM क्या कर सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेशन कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो सबसे बड़ी एंटीबॉडी है वो IgM होती है, पेंटामर इसकी स्ट्रक्चर होती है, B सेल रिसेप्टर के फॉर्म में काम करती है, कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेशन कर सकती है। अब इसकी आप स्ट्रक्चर देखो तो पेंटामर के फॉर्म में 3D स्ट्रक्चर आपको ऐसी कुछ दिखाई देती है। डिफरेंट टाइप की जो पेंटामर चेन्स हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। जो एंटीबॉडी होती है उसके अंदर या तो वीक बॉन्ड होते हैं या फिर जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो मोस्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ बाइंड होता है, आप जब एमिनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप के एमिनो एसिड्स जो होते हैं, 20 टाइप के एमिनो एसिड, उसके अंदर एक सिस्टीन एमिनो एसिड ऐसा होता है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा कोई भी एमिनो एसिड है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता। डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन बना सकता है, जिसके ऊपर सल्फर ग्रुप है। और सल्फर ग्रुप कंटेनिंग कितने एमिनो एसिड्स होते हैं, 2 एमिनो एसिड्स होते हैं, सिस्टीन और मिथ्योनिन। लेकिन मिथ्योनिन जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि मिथ्योनिन का जो सल्फर है वो खुला नहीं होता, उसके ऊपर ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है। तो इस सल्फर को ऊपर से मान लो ये CH2 होता है, तो इसको ऐसे कवर करके रखा हुआ है, सल्फर बॉन्ड बनाने के लिए फ्री नहीं है। लेकिन जब सिस्टीन की आप केमिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, यानी कि ये सल्फर जो है वो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है। यहाँ से दूसरा सिस्टीन एमिनो एसिड आएगा, ये H हट जाएगा जब बॉन्डिंग होगी, और H हट के यहाँ पर फिर से मान लो सिस्टीन है, तो ये जो बॉन्ड बना है बीच में ये क्या कहलाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार का ये भी आप एक इन्फॉर्मेशन ध्यान ही रखना कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स तो कौन से होते हैं, 2, सिस्टीन और मिथ्योनिन। और उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन बना सकता है, ओनली सिस्टीन एमिनो एसिड बना सकता है। और सिस्टीन एमिनो एसिड ही क्यों बना सकता है, इसके बारे में भी आपने जाना। मिथ्योनिन एमिनो एसिड डाइसल्फाइड बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता, उसके बारे में भी आपने जाना।
तो एंटीबॉडी के अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। इसके अलावा इसके अंदर ये एक जे चेन होती है और ये जे चेन जो होती है वो पांचों टाइप की चेन को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, जिसको अपन जॉइनिंग चेन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाती है, IgG और IgM एंटीबॉडी। अब हमने बताया कि डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या काम कर रहा है, एंटीबॉडी की खुद की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम कर रहा है। एक बार बार क्वेश्चन आता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य कौन सा इंटरेक्शन हो सकता है, तो ध्यान रखना एंटीजन, मान लो कि ये एक एंटीजन है और ये एंटीजन कहाँ पर बाइंड होना है, इस एंटीबॉडी के ऊपर बाइंड होना है। तो इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं जुड़ता। यानी कि आप ऐसा देख लो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट यानी पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, इस टाइप के कोई भी बॉन्ड यहाँ पर नहीं बन सकते हैं। यह एंटीजन और एंटीबॉडी के मध्य इंटरेक्शन जो होता है वो वीक इंटरेक्शन हो सकता है, या तो आयनिक इंटरेक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो सकता है, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन हो सकता है, यानी कि डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं, लेकिन कोवलेंट इंटरेक्शन कभी भी नहीं होता। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार देखा गया है, ध्यान रखना कि कोवलेंट बॉन्ड कहाँ होता है, एंटीबॉडी की खुद की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में जब बाइंड हो रहे हैं उनके मध्य कभी भी कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। उनके मध्य हमेशा कौन सा बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड कौन कौन से हो सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, आयनिक इंटरेक्शन हो सकता है, वॉन्डरवॉल इंटरेक्शंस हो सकता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो सकता है। ये डिफरेंट टाइप के इंटरेक्शंस उनके मध्य होते हैं। तो एक ऑप्शन ऐसा आता है, यानी कि 4 ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन में आपको तीनों की तीनों देखने को मिल जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, आयनिक इंटरेक्शन हो गया, और एक एग्जाम्पल आपको कौन सा दे देगा, कोवलेंट बॉन्ड का एग्जाम। या तो डायरेक्ट ही ऑप्शन में आ जाएगा कोवलेंट बॉन्ड, या फिर डाइसल्फाइड बॉन्ड दे सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड दे सकता है, कोवलेंट फॉस्फोएस्टर बॉन्ड दे सकता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड दे सकता है, तो वो क्या होगा, गलत होगा। ध्यान रखना इसके बारे में, एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी आपस में कोवलेंटली इंटरेक्ट नहीं होते। तो ये तो थी अपनी IgG और IgM एंटीबॉडी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। IgG जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है, IgM लार्जेस्ट होती है। ऐसा कंपेरेटिव स्टडी करके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे जो 3 टाइप की एंटीबॉडीज होती हैं, IgA, IgD और IgE। छोटी छोटी एंटीबॉडीज होती हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे कि IgD के बारे में तो अभी कुछ खास पता ही नहीं चला। IgD के बारे में तो बस इतना ध्यान रखना है कि उसके अंदर डेल्टा चेन होती है और वह बी सेल रिसेप्टर का काम करती है। बस इतने से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा IG या E है वो एलर्जी से रिलेटेड होती है, IgA है वो जितने भी लिक्विड पार्ट होता है उससे रिलेटेड होती है, जहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज जो बची हुई हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।